ओके, तो ये हम कर रहे थे। ओपेक मेंबर्स में अभी 12 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, जिनमें फाउंडर मेंबर जिसको बोलते हैं वो कौन कौन है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पे? साउथ अमेरिका में इधर वेनेजुएला है। ईरान इराक तो हमको पता ही है। देन कुवैत साउथ, ये अरब वाले एरिया में, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया एंड कुवैत भी उसी पोर्शन में। सऊदी अरेबिया ये, फिर वेनेजुएला, ये तो देख लिया था। तो ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और फॉर्मर मेंबर्स कौन कौन से हैं जो अभी मेंबर्स नहीं हैं ओपेक के? तो अंगोला पहले मेंबर था, अब नहीं है। एक्वाडोर एंड इंडोनेशिया एंड कतर, ठीक है। तो AEIQ अभी मेंबर नहीं है। AEIQ अभी ओपेक के मेंबर नहीं है, पहले हुआ करते थे। अभी 12 में कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, कॉन्गो है, ये अफ्रीका का है ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, नाइजीरिया, ईरान इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, लीबिया, यूएई, वेनेजुएला, राइट। देन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किन के डिपार्टमेंट के अंदर आता है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो किन के अंदर आता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लार्ज बैंक कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ABN AMRO बैंक कहाँ पर है? USA में है? नहीं, नीदरलैंड में है। ABN AMRO बैंक है, नीदरलैंड में है। देन बर्कलेस बैंक है, ये कहाँ पे है? UK में है, यस। फिर कुकमिन बैंक है, जापान में? नहीं, साउथ कोरिया में है। ओके, तो अब ऐसे क्वेश्चन को पता रहेगा तभी अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में तो छोड़ देना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है। अब ये सबसे लार्जेस्ट रिजर्व की पूछ रहा, अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछता तो आंसर अलग होता। तो जितने भी ऐसे मिनरल्स वगैरह ना, उनके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट पास विच इज़ फ्रिक्वेंटली इन द न्यूज़ इज मैंशनड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। तो श्रीलंका के पास है, श्रीलंका में है एलिफेंट पास। एक बार देख भी लेते हैं, चलो मैप में कर लेंगे ये चीज़। एलिफेंट पास जो कि न्यूज़ में था। तो जो भी ऐसे पासेस वगैरह हैं उनको याद रखना है कि किस कंट्री का है। श्रीलंका का एलिफेंट पास है। देन विच ऑफ द अबो इज मेंबर और मेंबर्स ऑफ आसियान? आसियान के मेंबर कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, दारुसलाम, ईस्ट तिमोर, लाओस। तो 1 और 3 है। उस टाइम पे ये ईस्ट तिमोर नहीं था, लेकिन अब रिसेंटली जो ईस्ट तिमोर मतलब तिमोर लेस्टे सेम ही है। ईस्ट तिमोर एंड तिमोर लेस्टे 11th मेंबर की तरह ज्वाइन हुए। तो अभी अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1 2 3 तीनों करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक प्रॉपर एक जगह नोट्स बना के उनको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इस साल ये वाले जो 2009 है उसमें बहुत सारा पूछे गए थे, और वैसे ही अभी 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन ऑफ द अबो आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन के कौन कौन मेंबर है? स्विट्ज़रलैंड, माल्टा, बुल्गारिया। तो माल्टा एंड बुल्गारिया मेंबर है, स्विट्ज़रलैंड मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का। अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज दैट ऑपरेट एज अ कोहेसिव इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी ब्लॉक। तो यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है 28 कंट्रीज़ का। अब इतने सारे कंट्रीज़ होंगे, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे G20 में 20 होंगे, तो कैसे याद रखा जाएगा उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। ओके, कंट्रीज दैट ऑपरेट एज अ कोहेसिव इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी ब्लॉक। द EU मेंबर्स आर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। ये सारे EU के मेंबर हैं, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे मेंबर नहीं है, ये याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम विच हैज़ बीन
फाउंडिंग मेंबर ऑफ द EU लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन 2020। तो ये यूरोपियन यूनियन है, यूके उसका मेंबर हुआ करता था लेकिन 2020 में वो छोड़ दिया। EU वॉज क्रिएटेड बाय द maastricht ट्रिटी। तो ये ट्रिटी भी याद रखना, maastricht ट्रिटी। तो EU इसको याद रख लेना, EU मास। तो maastricht ट्रिटी विच एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन नवंबर 1 1993। नवंबर 1 1993 को फोर्स में आया था। Then consider the following countries. Which of the above does the Tropic of Capricorn pass? किससे Tropic of Capricorn पास होता है? ये Tropic of ये इक्वेटर, Tropic of Cancer और दिस इज Tropic of Capricorn। तो नीचे से पास होता है, हमको पता है ये ऑस्ट्रेलिया के इधर से होके जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का तो क्रॉस करेगा ही। और इधर यहाँ पर कहीं पे ऐसे अफ्रीका को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर इसके आसपास डेजर्ट भी है, नामिब डेजर्ट, ये तो नामिबिया तो क्रॉस करता ही है। और ये पेरू ब्राज़ील वाला, ब्राज़ील तो काफ़ी बड़ा था, ब्राज़ील को भी क्रॉस करेगा ही। और इधर चिली, पेरू के बाद नीचे में चिली है तो उसको भी क्रॉस करेगा, तो सबको क्रॉस करता है। तो अब नेक्स्ट टाइम से हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्रीज़ को पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर किसको। Then in the structure of planet Earth, below the mantle, the core is mainly made up of one of the following। तो planet Earth है, उसमें जो mantle है, below the mantle the core है, वो अर्थ का कोर क्या से मेनली बना हुआ है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, सिलिकॉन। तो आयरन से हम लोग पढ़ते भी नीफे, है ना, तो Fe वहाँ पे आयरन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क, वियना। तो इनमें से ये बर्लिन है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, बाकी सब करेक्टली मैच्ड है। सो बर्लिन है वो स्प्री रिवर के किनारे है, लंदन के किनारे थैम्स, मतलब लंदन थैम्स रिवर के किनारे है, हुडसन रिवर के किनारे न्यूयॉर्क, दानुबे, वियना। देन मैच द फॉलोइंग नेक्स्ट है, वियना का याद रखना, दानुबे, हुडसन न्यूयॉर्क, लंदन थैम्स, दानुबे, वियना। देन नेक्स्ट फेमस टेम्पल स्टेट कौन सा है? तो विद्याशंकर टेम्पल श्रृंगेरी में, कर्नाटका है। राजा रानी टेम्पल ओडिशा में है। कंदारिया महादेव टेम्पल मध्य प्रदेश में। इसके बारे में यूपीएससी ने एक बार और पूछा भी था। कंदारिया महादेव है, मध्य प्रदेश में है। तो सी का थर्ड, ओके, सी का थर्ड, तो ये दोनों हट गए। तो विद्याशंकर टेम्पल श्रृंगेरी कर्नाटका, राजा रानी टेम्पल ओडिशा, कंदारिया महादेव मध्य प्रदेश, डी का धनवन, भीमेश्वरा टेम्पल आंध्र प्रदेश। बाकी को याद रख लेते हैं। विद्याशंकर टेम्पल श्रृंगेरी कर्नाटका, विद्याशंकर टेम्पल कर्नाटका में है। राजा रानी ओडिशा में, कंदारिया महादेव मध्य प्रदेश, भीमेश्वरा टेम्पल है काकीनाड बोलते हैं, काकीनाड में, आंध्र प्रदेश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऑकर अलॉन्ग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रेड विंड बेल्ट। तो इसमें देखना है, इन दी वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट, पूरा ट्रॉपिकल डेजर्ट कहाँ पर होगा? ये इक्वेटर उसके आसपास वाला ये वाला होगा। तो इन दी वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑकर होता है अलॉन्ग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। जैसे इंडिया का भी देखें तो वेस्टर्न मार्जिन में, एंड अफ्रीका का भी वेस्टर्न मार्जिन में, सहारा डेजर्ट, ये सब विद इन द ट्रेड विंड बेल्ट। एंड ट्रेड विंड भी यही ट्रॉपिकल में होता है। हाँ, सही बोल रहा है, सारे फैक्ट्स सही दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है, इन इंडिया ईस्ट हिमालयन रीजन गेट्स हाई रेनफॉल। इंडिया में ये जो इधर वाला है ईस्ट हिमालय, हाई रेनफॉल आता है इसमें फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड से बोल रहा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं भाई, इधर तो नॉर्थ वेस्ट विंड से बारिश होती है ना, या फिर साउथ ईस्ट बोलना चाहिए था। ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच से बारिश होती है ज़्यादा। ये नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट विंड इधर से कहाँ से ही बारिश होगी, नहीं होती है। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। देन 39th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओके, यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं जोग्राफिक, एंड कौन से कंट्री से बिलोंग करता है ये पूछ रहा है।
ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का है ये। फिर ग्रैंड कैनियन, ये हम पढ़ते भी है, यूएसए का ग्रैंड कैनियन। फिर वो वही वाला लोकेशन जहाँ पे एनसीईआरटी में एक पिक्चर नहीं थी, वो है बड़ा सा ऐसा पहाड़ है और ऐसा वैली टाइप का खाली सा, और यहाँ पर ऐसा बीच में एक ठोक और पत्थर रखा हुआ है, ऐसे ये ग्रैंड कैनियन है यूएसए का। देन लेक विन्नीपेग कनाडा का, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, कनाडा जाएंगे बहुत ठंड रहती है तो पैग मार के जाएंगे कनाडा। देन सदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड, एल्प्स है वो यूरोप में, तो न्यूजीलैंड में है सदर्न एल्प्स, तो अब ये याद रख लेना है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड कैनियन यूएसए, लेक विनिपेग कनाडा, then southern Alps New Zealand. Then next question, consider the following statement: between census 1951 and census 2001 the density of population of India has increased more than 3 times। 1951 से लेकर 2001 तक का लगभग कितना साल हो गए, 61, 71, 81, 91, 1 2 3 4, लगभग 40 डिकेट्स, राइट, हाँ 40 डिकेट्स बोलते हैं, 40 ईयर्स 4 डिकेट्स। तो इनके बीच में डेंसिटी या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की हैज़ इंक्रीज्ड मोर देन 3 टाइम्स, नहीं 2 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है, तो ये तो गलत दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बोल रहा है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहा है। सिर्फ पॉपुलेशन को बोलते तो हाँ एक बार हम सोच सकते थे कि हाँ 100 मिलियन पहले पॉपुलेशन था होगा तो अब 300 मिलियन हो गया होगा, तो बोल सकते थे। लेकिन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर यहाँ पर 122% रहते पर एकड़ तो नहीं बोलना चाहिए, पर स्क्वायर किलोमीटर से जो भी रहता है जिससे भी देखते हैं, तो अब हो गए होंगे इसका ट्रिपल, ये बोल रहा है, तो नहीं, और ट्रिपल से भी ज़्यादा, तो नहीं, ये चीज़ तो सही नहीं है। देन बिटवीन सेंसस 1951 सेंसस 2001 द एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ डबल्ड। एनुअल ग्रोथ रेट है इंडिया के पॉपुलेशन का, वो डबल हो गया बोल रहा है, ये भी गलत है। तो अब एग्जैक्ट डेटा क्या है, 1951 हाँ स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करते हैं, चलो 117 था 1951 में और 324, तो लगभग मतलब डबल से थोड़ा ज़्यादा है, तो 100 ये 200, बट ट्रिपल मोर देन 3 टाइम्स, ट्रिपल ही तो लग रहा है, लेकिन ये डेटा अगर मैं इसको 120 मानूँ तो 12 12 24 बात है 36, नहीं ट्रिपल से कम है थोड़ा, ये 117 है ना, मैंने इसको ज़्यादा माने, तो ठीक है डबल से ज़्यादा है बस, तो ट्रिपल तो नहीं है। ओके, एनुअल ग्रोथ पहले 1.25 था, 1.93 है, तो डबल हुआ है क्या, नहीं, 1.25 का डबल कितना होता है, 2.5 होना था, लेकिन ये तो नहीं है, 2 भी नहीं है ये तो नीदर वन नॉट 2। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, कौन सा ओरिजिनेट नहीं होता इंडिया में, ब्यास तो इंडिया में ही होता है ओरिजिनेट, हिमाचल प्रदेश से, चेनाब भी, रावी भी, सतलज नहीं, सतलज तो तिब्बत से ओरिजिनेट होता है ना, तो सतलज इज़ नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केप कैनावरल द साइट फ्रॉम विच स्पेस शटल्स आर लॉन्च्ड इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ, तो जहाँ पर से ये केप कैनावरल है वो एक ऐसा साइट है जहाँ पर स्पेस शटल से लॉन्च किया जाता है, ये किसके कोस्ट का है, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, तो फ्लोरिडा के कोस्ट से ये केप कैनावरल है, वहाँ से स्पेस लॉन्च किया जाता है, तो याद रखना है केप कैनावरल फ्लोरिडा यूएसए का है शायद, सिटी कंट्री जो भी है, कंट्री तो नहीं है, यूएसए के अंदर है कोई स्टेट उसके। देन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू 2 important rivers of India originate, while one of them flows towards north and merges with another important river flowing towards the Bay of Bengal and the other one flows towards Arabian Sea। तो ऐसा कौन सा रिवर जिसका एक ब्रांच है वो उधर जा रहा है बे ऑफ बंगाल, दूसरा ब्रांच अरेबियन सी में जा रहा है, अब देखते हैं। नासिक कहाँ फ्लोज टूवर्ड्स है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो कहाँ पर से ये
हो रहा है, रिवर में डिवीज़न ये बोल रहा है। अमरकंटक, बद्रीनाथ, महाबलेश्वर एंड ये नासिक, इन तीनों तो नहीं है, अमरकंटक में ही है नर्मदा रिवर, तो एक ब्रांच इधर जा रही है एक इधर, ठीक है। देन नेक्स्ट, हु of the following scientists proved that the stars with mass less than 1.44 times the mass of the sun end up as white dwarf when they die। तो इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रूव किया कि जो स्टार है जिसका मास लेस देन 1.44 टाइम्स है मास ऑफ द सन एंड अप एज वाइट ड्वार्फ अगर 1.44 ऑफ मास ऑफ सन से ज़्यादा है तो वो अलग कंडीशन होगा, एंड लेस देन है तो वाइट ड्वार्फ होगा। ये किसने बताया? तो ये तो चंद्रशेखर लिमिट है ना, तो एस चंद्रशेखर। एडविन हबल, तो ये तो एस्ट्रोनॉमर है, हबल स्पेस ये वाला हम लोग सुनते भी हैं। देन स्टीफन हॉकिंग, हमको तो पता है कि वो तो फिजिसिस्ट थे ना, ब्रिटिश थियोरेटिकल। देन स्टीवन वेनबर्ग, तो पता नहीं कौन ही है। Then which one of the following brings out the publication called Energy Statistics from time to time? Energy Statistics के बारे में कौन लेके आता है पब्लिकेशन? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनर्जी है तो सोच सकते हैं कि सेंट्रल पावर हो सकता है। प्लानिंग कमीशन तो नहीं लेके आता। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नहीं, ये भी नहीं, ये तो प्राइवेट कंपनी लग रही है, वो क्यों एनर्जी स्टैटिस्टिक्स लेके आएगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यस स्टैटिस्टिक्स है तो लेके आएगा। सारी टाइप के स्टैटिस्टिक्स के डेटा, मतलब डेटा कलेक्शन का काम CSO ही करता है, तो हाँ पॉसिबिलिटी है कि यही करता होगा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स भी, है ना। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अब हम सुनते भी है कि इंडिया है उसके पास लार्जेस्ट रिजर्व है थोरियम का, तो इंडिया पॉजेस करता है सब्सटेंशियल थोरियम डिपॉजिट्स, so this statement is incorrect। केरला's monazite sand contain यूरेनियम, नहीं भाई यूरेनियम नहीं थोरियम, तो अगेन ये वाला भी स्टेटमेंट गलत, तो मोनाजाइट सैंड के बारे में भी पढ़ना होगा। तो इंडिया पॉजेस सब्सटेंशियल थोरियम डिपॉजिट्स है इंडिया के पास। केरला का मोनाजाइट सैंड है वो रिच है इन बोथ थोरियम एंड अदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। फिर विच वन अमंग द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? कौन से साउथ एशियन कंट्री में हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब यहीं पे बांग्लादेश रहता है तो उसमें ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन सेकंड नंबर पे इंडिया ही है, तो इंडिया है इन गिवन ऑप्शंस में, तो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी में पर स्क्वायर किलोमीटर में देखते हैं कि कितने % लोग रह रहे हैं, ठीक है। Then consider the following statement. The discussions in the third round table conference eventually led to the passing of the Government of India Act of 1935। जो डिस्कशन है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, और वो इवेंचुअली क्या लीड किया? पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डिस्कशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड एंड थर्ड वाला हुआ। उसके बाद फिर ये इसी के ऊपर वाइट पेपर रिलीज़ किया गया था, एंड ये फिर उनमें जो रिकमेंडेशन थे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया था। ये बात तो सही बोल रहा है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आया गया था। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, येस, बट दिस वॉज नेवर केम इनटू रियलिटी, है ना। बट अब ये किसके ऊपर बेस्ड था ऑल इंडिया फेडरेशन? बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसलेस स्टेट्स। हाँ, तो यही बात की गई थी कि प्रोविंसेस एंड प्रिंसलेस स्टेट्स को मिला के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इनमें से डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? तो इंटरेस्ट टैक्स, जो भी आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट मिला उस पर टैक्स, तो ये तो पर्सन है वही देगा ना जिसको बेनिफिट हुआ वो। फिर ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, अगेन सबको तो नहीं देना रहता, अगर सबको देना होता तो जो सर्विसेज अवेल कर रहा है वो उसको देना होता, तो हमको पता रहता। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन कर रहा है उसी को देना होगा, तो अगेन ये डायरेक्ट टैक्सेस, ये तीनों के तीनों ही डायरेक्ट टैक्सेस है। अब इससे क्या पता चला हमको कि जब भी टैक्सेस वगैरह पूछ रहा है तो हमको पता होना चाहिए, अगर कोई टैक्स न्यूज़ में है तो हमको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स में आता है या इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। और कौन लेवी करता है ये भी कलेक्ट करता है
और कौन से एक्ट से गवर्न होते हैं। तो टैक्सेस के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर इन इंडिया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। इंडिया में कौन चेयरमैन है नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, वाटर एज अ रिसोर्स प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, को पता भी है। चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स नहीं, कुछ कुछ के ही प्राइम मिनिस्टर है, चेयरमैन है, तो हमको पता होना चाहिए। जैसे एटॉमिक एनर्जी का हो गया है, और भी कुछ कुछ है जिसके प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन है। इन इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, तो प्राइम मिनिस्टर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला। केरला में कोई भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं है। तो ये क्लेम करना तो बहुत मुश्किल है कि ये सही होगा, क्योंकि इतने सारे रिवर्स हैं हर एक स्टेट में, तो केरला में भी कोई ना कोई तो रिवर होगी ही जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगी। तो वैसे ही कबानी है, भवानी है, पंबा है, तीन तीन रिवर है। आप याद रख लेंगे कि केरला में कौन कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कबानी, भवानी, पंबा, कबानी, भवानी, पंबा। देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द मध्य प्रदेश। कैसे नहीं है भाई वेस्ट फ्लोइंग, नर्मदा है, तापी है, माही है। Okay, then next question. In collaboration with David Hurry and Alexander Duff, who of the following established Hindu College at Calcutta? Calcutta. हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा कौन एस्टैब्लिश किया था? डेविड हरे एंड अलेक्जेंडर डफ के साथ। हेनरी लुइस विवियन देवरोजियो, ये तो अलग है, ये इनका तो यंग बंगाल मूवमेंट है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका भी अलग है। फिर केशव चंद्र सेन, ये भी नहीं है। राजा राम मोहन रॉय, यस। तो मैंने तो इसको ऐसे याद रखा था कि डफर, हिंदी में बोलो हरे राम, ऐसे करके डफर, अलेक्जेंडर डफ से डफर, और हिंदू कॉलेज ऑफ एट कलकत्ता बोला तो हिंदी में बोलो हरे राम, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। फिर हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर से सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया। इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, जिन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था इंडिया में, तो ब्रिटेन के कौन थे प्राइम मिनिस्टर, वो बोल रहा है। तो क्रिप्स मिशन आया कब था इंडिया में? 1942 में। उस टाइम पे कौन थे? जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड, नहीं, ये तो मैकडोनाल्ड अवार्ड वाला के टाइम पे थे होंगे, है ना, तो ये तो नहीं। फिर स्टैनली बाल्डविन, ये तो नहीं। नेविल चैम्बरलेन, नहीं। विंस्टन चर्चिल इज द राइट आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पोएम्स कॉल्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड है पोयम, उसके ऑथर कौन है? अरुणा, असफ अली, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विद्यालक्ष्मी पंडित। तो सरोजिनी नायडू है, वो ऑथर है गोल्डन थ्रेशोल्ड को का। तो सरोजिनी नायडू है, उनको बोला भी जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, ठीक है। नाइटिंगेल क्या पढ़ते हैं, आई डोंट नो, नाइटिंगेल ही पढ़ते हैं शायद। फिर विद्यालक्ष्मी पंडित, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। सरोजिनी नायडू है जो कि सिंगर है, याद रख लेना सरोजिनी नायडू। एंड सरोजिनी नायडू मेयर भी थी शायद दिल्ली की, नहीं, अरुणा असफ अली है दिल्ली की मेयर, ठीक है, ठीक है। सरोजिनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड पोएट है ये। सरोजिनी मार्केट हम लोग बोलते हैं ना दिल्ली में। सरोजिनी नायडू याद रख लेना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फिर अरुणा असफ अली मेयर ऑफ दिल्ली, रेडिकल रिवॉल्यूशनरी थी, तो अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली, तो मेयर है ये दिल्ली की। रेडिकल रिवॉल्यूशनरी रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पे। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है अरुणा असफ अली को, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस। देन हॉस्टेड INC फ्लैग इन ग्वालियर टैंक मैदान, वेंट अंडरग्राउंड भी चली गई थी। फिर विद्यालक्ष्मी पंडित है, ये गांधीयन थी। CDM एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में के पार्टिसिपेंट भी रहे थे। फिर एनी बेसेंट मॉडरेट लीडर है, होम रूल लीडर 1916, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी। तो हमको याद रख लेना है क्या, सरोजनी है वो सिंगर है, तो पोयम है गोल्डन थ्रेशोल्ड उसके उनकी ऑथर है। एनी बेसेंट को तो याद ही रहेगा, मॉडरेट लीडर है, होम रूल लीग 1916, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। अरुणा असफ अली ये मेयर रही है दिल्ली की, रेडिकल रिवॉल्यूशनरी है, और इन्होंने क्या कहता है, इनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिजिनाइजेशन।
पॉपुलर इंडिजनाइजेशन रॉलेट एक्ट के बाद क्यों आया? इट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नहीं। इट सप्रेस्ड द इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन, नहीं। इट अथराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, यही तो था ना रॉलेट एक्ट में कि बिना ट्रायल के आपको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा एंड अरेस्ट कर दिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन भी घर पे आपके कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पावर दे देता था रॉलेट एक्ट। इट कर्व द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़, नहीं, ये भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द दांडी मार्च के साथ क्या बिगेन हुआ था? बिगेन विद था दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, नहीं, दांडी मार्च का सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट हो गया। होम रूल लीग मूवमेंट है 1916 में, ईयर याद होना चाहिए क्रोनोलॉजी के लिए। तो होम रूल मूवमेंट 1916, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, सीडीएम सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, फिर होम रूल मूवमेंट 1916। इसका से याद रख लेना कि शाम को 6 बजे से पहले घर आ जाना, तो होम 1916। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 20 के बाद, 20 के एज के बाद कोई घर वालों से क्या करता है, कोऑपरेट नहीं करता, तो नॉन कोऑपरेशन। एंड 30 के एज के बाद तो डिसओबे करने लग जाते हैं पेरेंट्स को लोग, है ना, तो डिसओबीडियंस याद रखना 1930, ठीक है ना। 20 के एज में पेरेंट्स के साथ नो कोऑपरेशन एंड सिविल डिसऑबीडियंस में 1930 याद रख लेना कि डिसओबे कर जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। फिर अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसॉफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो जैनिज्म का। तो कोर फिलोसॉफी किसकी किसकी, हमेशा यही ऑप्शन में यूपीएससी देता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, वैष्णविज्म, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज द स्लोगन ऑफ डू और डाई एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है? स्वदेशी मूवमेंट, नहीं, स्वदेशी मूवमेंट में क्यों डू और डाई करेंगे, हमको पता ही है सिविल क्विट इंडिया मूवमेंट ही है इसका आंसर, इन दोनों तो है नहीं। देन विच, नहीं, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, तो इसी को हिंदी में क्या बोला गया था? मजदूर महाजन संघ, मजदूर महाजन संघ, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अब हमको ये याद है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, तो इसमें गांधी जी का मेजर रोल था, तो महात्मा गांधी जी थे इसमें। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो हमको पता है कि बारदोली सत्याग्रह वगैरह से रिलेटेड है, एंड ये फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसे इंडिया में कोई पोस्ट है नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है नहीं, बट पहले सबसे फर्स्ट इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे भी थे जिनका फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था कि कैसे उनको दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि उनको कोई पावर थोड़ी कन्फर्म कर किया गया है, सिर्फ ओथ ही तो दिलाया गया है, वो सिर्फ सिम्बॉलिक की तरह है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है नहीं। एलएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी, इसका तो हम पढ़े ही है, सोशल सर्विस लीग है इनका। फिर जेबी कृपलानी का तो हम पढ़ते हैं कि वो मेंबर थे ना उसके मेजर कमिटीज़ वाले में, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स वगैरह की कमेटी बनी गई थी, है ना। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? महात्मा गांधी जी हैं। बाकी जो ऑप्शंस में दिया हुआ है उनके बारे में भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड तो याद रखना, जैसे नारायण मल्हार जोशी को एक बार और पूछ चुका है यूपीएससी, फाउंडेड सोशल सर्विसेज लीग, है ना, 1911 में। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905। अब यहाँ पे स्पेसिफिक डेट दे दिया है, ठीक है। अब ये डेट को हम याद रख लेंगे क्योंकि आगे यूपीएससी और कभी ये पूछ सकता है ना। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था? वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बंगाल पार्टीशन, और क्या, इसी को डे ऑफ मॉर्निंग के नाम से उस टाइम पे किया गया था, आई मीन डे ऑफ मॉर्न के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। दी फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड इन कैलकाटा टाउन हॉल, नहीं, ये तो बाद में किया गया था ना, पार्टीशन के बाद। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट, तो इसी डेट से बंगाल पार्टीशन है वो इफेक्ट में आया था, 16 अक्टूबर 1905। अनाउंस पहले ही कर दिया गया था, 16 अक्टूबर 1905 से इफेक्ट में आया था। दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड दैट द गोल ऑफ आईएनसी वॉज स्वराज, नहीं, ये नहीं था। देन लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पूना, ये भी नहीं है। अब इसको अगर हमको नहीं पता है तो कैसे करना है, ओके। कोई स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है ना,
फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड इन कैलकाटा टाउन हॉल। तो हो सकता है हाँ किसी एक पर्टिकुलर डेट पे लोग फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किए होंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट में होगा, हाँ ये भी हो सकता है। दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर दैट द गोल ऑफ INC वॉज स्वराज। तो ऐसा तो लोग डेट पर्टिकुलर चूज़ करके तो नहीं करेंगे, है ना, कोई कांग्रेस की मीटिंग होगी उसी में बस डिक्लेयर कर दिया गया होगा। ऐसे ही उन लोग डेट पर्टिकुलर चूज़ करके तो नहीं किए होंगे, तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पुणे। तो अगेन एक पर्टिकुलर डेट नहीं होगा, वो किसी भी डेट पे उन लोग स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इन दोनों तो नहीं होना चाहिए, इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। अब हमको पता भी है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 16 अक्टूबर को। विंटर का टाइम था, दिवाली इसी आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वॉज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही। तो सेकंड कौन था? विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह में सेकंड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकता है मोतीलाल नेहरू, लेकिन नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड थर्ड कौन थे? ब्रह्मदत्ता। फर्स्ट दे दिया है विनोबा भावे, सेकंड नेहरू जी है, थर्ड हम अपने से सर्च करके पढ़ लिए ब्रह्मदत्ता। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। सी राजागोपालाचारी कौन थे, फिर CR फॉर्मूला इन्होंने दिया था, देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद कौन कौन थे, क्योंकि यही सारे ऑप्शंस बार बार आ रहे हैं, एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूड द प्रोविजन फॉर। जो क्रिप्स प्रपोजल है वो इंक्लूड करता है प्रोविजन क्या क्या का? फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। नहीं, ये तो कभी ब्रिटिशर्स ने हमको देने की बात ही नहीं की थी फुल इंडिपेंडेंस क्यों, तो डोमिनियन स्टेटस ही देते रहते थे वो। क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी, हाँ क्रिप्स प्रपोजल में ये तो था क्रिएशन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, बट इसके थ्रू भी सहमति नहीं बन पाई थी, तो फिर बाद में कैबिनेट मिशन आया था, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, बट क्रिप्स प्रपोजल में ये तो प्रपोज कर दिया गया था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी। एंड देन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा अशरफ अली वॉज द मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी हमने थोड़ा देर पहले ही सरोजनी नायडू इंडिया की क्या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पढ़ा था, भारत कोकिला। एंड अरुणा असफ अली जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता है, इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये बहुत रिवॉल्यूशनरी थी, इस नाम से पता होना चाहिए। तो ये क्या किए थे उन्होंने? अंडरग्राउंड एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया था, मेजर वेमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी क्विट इंडिया मूवमेंट, रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग इंडियन नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे। तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में इन्होंने इंडिया का फ्लैग होस्ट किया था। सी बिकेम दिल्ली की फर्स्ट मेयर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट मेयर भी बनी थी वो दिल्ली की इंडिपेंडेंट इंडिया में। देन विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। सूरत में किसके परमिशन के बाद इंग्लिश ने सेटअप किया था? अकबर तो है नहीं, औरंगजेब है नहीं, जहांगीर एंड शाहजहाँ में कन्फ्यूज़न होता है, बट शुरू में जब फर्स्ट सूरत वगैरह के टाइम पे कौन थे? जहांगीर थे, फिर बाद में शाहजहाँ थे। तो फर्स्ट फैक्ट्री जब स्टैब्लिश की गई थी इंग्लिश के द्वारा तब उस टाइम जहांगीर थे। हमको क्रोनोलॉजी पता ना, भाजसा, तो जे पहले फिर एस, तो जे के टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश हो गई थी, उसके बाद फिर इसके कोर्ट में आएंगे शाहजहाँ के कोर्ट में। ठीक है, इन द ड्राई सेल बैटरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। सेल बैटरी, इसके ऊपर यूपीएससी पूछते रहता है, 2025 में भी बैटरी वगैरह पे क्वेश्चन आया था, 2024 में भी पूछा था इवन। तो ड्राई सेल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज़ करते हैं? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो हमको पता है NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड यूज़ होता है। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम जिंक क्लोराइड ये यूज़ करते हैं ड्राई सेल बैटरी में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट और मून। सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट और मून किसके पास है? तो जो पीछे के हैं, जो जुपिटर लाइक वाले हैं गैसियस प्लैनेट्स, उनके पास ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट और मून्स है, और उनमें भी सैटर्न है, उसके पास सबसे ज़्यादा है। देखो सैटर्न के पास, सैटर्न में से रिंग भी बना हुआ ना, इतने सारे मून है कि वो रिंग जैसा दिखते हैं, तो 274 है सैटर्न के पास। फिर सेकेंड नंबर पे जुपिटर, ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे ये यूरेनस। मार्स के पास तो 2 ठोक है, अर्थ के पास तो एक ही है जिसको मून बोलते हैं, बाकी मार्स उसके पास 2 है, फिर सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है। ठीक,
अब यहाँ पे प्लूटो भी दे दिया है प्लानट में, लेकिन प्लूटो इज़ नॉट अ प्लानट, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वीट ऑरेंज प्लांट इज़ प्रोपोगेटेड बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। स्वीट ऑरेंज प्लांट है, उसको प्रोपोगेट किया जाता है बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। जैस्मिन प्लांट इज़ प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग टेक्निक। अब ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग होता क्या है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए बेसिक। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, टू प्लांट्स आर ज्वाइंड सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। तो इधर ये एक प्लांट है, अब इधर से कोई दूसरा प्लांट है, उसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको ऐसे बांध देंगे। अब ये टू प्लांट है, उनको ज्वाइन करके अब उसको ऐसे ग्रो कराएंगे कि जैसे एक प्लांट है, तो दिस इज़ ग्राफ्टिंग। एंड लेयरिंग में क्या होता है, रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन स्टेम ब्रांचेस। तो जो ये इसके जो रूट्स हैं, इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाएगा ऑन स्टेम ब्रांचेस बिफोर दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट फॉर प्रोपोगेशन। अच्छा, ये ऐसे वाला कुछ रहता है, उसको किसी और में ऐसे कर देते हैं, फिर इधर से ग्रो होता है, ऐसा कुछ होता है लेयरिंग में। एक बार ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग का इमेज सर्च कर लेते हैं तो समझ आ जाएगा, इधर तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जब हम इसका 2009 वाले ईयर का नोट्स रिवाइज करेंगे तब हम वहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। देख लेंगे कि ग्राफ्टिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज इन नाइट विजन अपरेटस। नाइट विजन अपरेटस में कौन सा यूज़ होता है, रेडियो वेव्स नहीं, ये तो कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। माइक्रोवेव नहीं, ये तो गर्म करने के लिए, हीट वगैरह के लिए यूज़ होता है। इंफ्रारेड वेव्स, यस, इंफ्रारेड मैप बनाया जाता है, हीट मैप। वैसे ही जब ना अगर टॉप से अगर किसी इंसान को ढूंढना भी रहता है ना, तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है नाइट विजन अपरेटस में। जैसे एनिमल वगैरह उनको भी किया जाता है। उसमें क्या होता है, इमेज में ऐसे रेड रेड स्पॉट होता है, हीट मैप के थ्रू इंफ्रारेड वेव यूज़ होता है उसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर consider the following. A woman suffers from color blindness while her husband does not suffer from it. They have a son and a daughter. In this context, which one of the following statement is most probably correct? Both children suffer from color blindness. Daughter suffer from color blindness while son does not suffer from it. Both children do not suffer from color blindness. Son suffer from color blindness while daughter does not suffer from it. Okay. तो अगर बोल रहा है कि वेमेन है वो सफ़र कर रही है कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है वो सफ़र नहीं कर रहा है, ओके। तो मान लेते हैं कि ये पेरेंट्स है इसके, ये कलर ब्लाइंडनेस है इसकी मदर, एंड इसके फादर है वो नहीं सफ़र कर रहे हैं। तो इनकी एक बेटी होगी, एक बेटा होगा। अब ये जब पहले वो डुप्लीकेट होंगे तो क्या होगा, एक्स सी एंड इसका एक्स, फिर ये एक्स सी एंड वाई। तो क्या ऑफ स्प्रिंग जो होंगे तो फिर यहाँ पर एक ये क्या हो गया, कैरियर गर्ल हो गई, कैरी कर रही है ना कलर ब्लाइंडनेस वाला। एंड ये बॉय तभी हो पाएगा तो फिर ये कलर ब्लाइंड बॉय होगा, कैरियर गर्ल एंड कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ये वाले हैं, इसको पढ़ लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू अ डिफेक्ट इन देयर in either red or green cone of the eye, resulting in failure to discriminate between red and green color. रेड एंड ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, ओके। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोजोम। और ये एक्स क्रोमोजोम में म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। इट ऑकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल्स में ही ऑकर होता है। मतलब ज़्यादा लाइक्लीहुड क्या है कि मेल्स है वो कलर ब्लाइंड ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। मेल्स में 8% चांसेस एंड फीमेल्स में 0.4। दिस इज़ बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोजोम। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स क्रोमोजोम में ही यही लीड करता है रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर फीमेल है उसमें तो एक्स एक्स होगा और इसमें एक्स वाई होगा, और ये एक्स भी अगर मदर के साइड से ही आएगा क्योंकि वह इसके जो मेल है वो तो कलर ब्लाइंड नहीं था ना, जो फादर था वो उसमें, तो उसका एक्स तो सही है, और लड़के की तरफ से वाई ही आएगा और मदर की तरफ से एक्स ही, और यही डिटरमाइन करता है ग्रीन एंड
रेड कलर, तो ये तो कलर ब्लाइंड होगा ही होगा। और गर्ल्स है, इनमें क्या होता है, एक्स वो डिटरमाइन करता है, लेकिन एक एक्स तो सही है ना, तो ये नहीं हो सकता है। तो दिस इज बिकॉज जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ऑन दी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, इसलिए। ठीक है।